देखा कि कोविड-19 की वजह से दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी हिल कर रह गई, बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बुरी तरह हिट हुई। उसी सूरत में हमने फिर ये भी देखा कि पूरी दुनिया की जो हुकूमतें थीं उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडी जो है वो आवाम के लिए और बिज़नेस के लिए या फिर जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए फ़राहम करी। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में भी पंजाब की गवर्नमेंट ने पंजाब रोज़गार के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो आज हम उस प्रोग्राम के बारे में तफसील से डिटेल देखेंगे कि यार इसमें था क्या, क्या क्या चाहिए और इसमें क्या फ़ायदा होगा बिज़नेस को, सैलरी वाले को, जो भी चीज़ें। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा ताकि तमाम डिटेल्स आप सही से समझ सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पंजाब रोज़गार का जो प्रोग्राम था उसकी तमाम तफसील देखेंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने कामयाब जवान प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, बहुत तफसील से आप सब ने उसको बहुत देखा, पसंद किया, कमेंट किया, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग चाहें तो उससे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि पंजाब रोज़गार स्कीम क्या है और उसकी क्या तफसीलात हैं। देखिए, पंजाब की जो गवर्नमेंट थी उसने 30 अरब रुपये इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अलग किए थे। और इसका मकसद क्या था कि जो छोटे बिजनेस हैं उनको सब्सिडाइज लोन यानी कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक से मिलेंगी। उसके ज़रिए क्या होगा कि जो कोलैबोरेशन होगा बैंक्स में, उसमें आपका रिस्क कवरेज करेगी गवर्नमेंट, उसके अलावा मार्कअप में सपोर्ट करेगी ताकि जो कमर्शियल लोन्स हैं वो आसानी से दिए जा सकें, जो बिज़नेस तबाह हो गए या फिर वो ग्रो नहीं कर पाए इस कोविड-19 की वजह से। अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर सपोर्ट किया जाएगा उन्होंने बताया उसमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होंगे, वो बच्चे होंगे जिनमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होंगी, और उसके अलावा सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे जिसमें टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी शामिल होंगे। अच्छा, अब इसके स्कोप के बारे में अगर बात की जाए तो इसका स्कोप ये था कि जो लोग ट्रेड सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे उनको फोकस किया जाएगा इस पंजाब रोज़गार स्कीम में। टारगेट ग्रुप की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि भाई जो डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर होंगे या जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह हासिल की होगी, स्किल्ड वर्कर जो होंगे, जिनका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा वो, या फिर जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कोरोना की वजह से तबाही से बचाना चाह रहे होंगे या वो तबाह हो चुका है उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो उन सबको जो है टारगेट ग्रुप में ऐड किया गया है इस स्कीम के तहत। अच्छा, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, कौन कौन इसमें ले सकता है लोन को? 20 से 50 साल तक की एज के दरमियान के लोग ले सकते हैं। जेंडर में मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सब ले सकते हैं। रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान का रेजिडेंट होना ज़रूरी है और पंजाब का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, रेजिडेंट इन पंजाब, क्योंकि ये पंजाब रोज़गार स्कीम है ना। अच्छा, और ये NIC जो है वो वेरीफाई होगा। उसके अलावा बिज़नेस की जो लोकेशन है, यानी कि जिस बिज़नेस के लिए आप लेना चाहते हैं वो भी पंजाब में होना चाहिए। बिज़नेस की टाइप या तो सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो या फिर वो बिज़नेस जो कि फुलफ़िल करता हो तमाम क्राइटेरिया जो भी इनके एलिजिबिलिटी के हैं। अच्छा, उसके अलावा क्लीन ECIB रिपोर्ट देखें, ये स्टेट बैंक जो है कि ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि CIB रिपोर्ट निकलती है। उसमें ये होता है कि आपने आज तक जो भी लोन लिया है वो सब उसके अंदर आ जाता है और आपने उसकी रीपेमेंट सही से की है नहीं, आपकी पूरी एक क्रेडिट हिस्ट्री बाहर आ जाती है इससे। अच्छा, जो स्टार्टअप्स हैं, न्यू बिज़नेस हैं, जिनके पास एक बिज़नेस प्लान है वायबल, वो लोग जो है वो इसमें ले सकते हैं। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस कर रहे हैं उनका ख़ास तौर पे कोई ऐसा बिज़नेस था जो कि कोरोना की वजह से हिट हुआ है तो वो लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं। आपके वहाँ NIC लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा जो कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन जो एक गवर्नमेंट का इदारा है, उनकी अगर कोई ख़ास रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी कंसिडर की जाएगी। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो लोन है वो 10 मिलियन तक का है, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक में ये लोन दिया जा सकता है। इसमें पहले क्लीन लैंडिंग है। क्लीन लैंडिंग उसको कहते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती। 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की क्लीन लैंडिंग इसमें हो सकती है। उसके अलावा जो सिक्योर्ड लैंडिंग है उसमें आपकी 10 लाख से 1 करोड़ तक की आपको लोन जो है वो दिया जा सकता है।
लोन की जो लिमिट है ये मैंने आपको अभी मेंशन कर दी है। लोन का पर्पस क्या है वो मैं बता चुका हूँ कि नया बिजनेस है आपका या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि हिट हुआ है बुरी तरीके से कोरोना की वजह से, उनको कंसिडर किया जाएगा। ख़ास तौर पे वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि आपके जो ऑपरेशंस वगैरह के अखराजात हैं उनको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा इसमें। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ये सारे सेक्टर हैं जिनको ख़ास तौर पे तरजीह दी जाएगी। इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो सिर्फ 2,000 रुपये, वो नॉन रिफंडेबल है, जो कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस वक्त आपको सबमिट करनी होगी। उसके अलावा टेनर जो है, यानी कि कितने अरसे के लिए ये लोन दिया जाएगा, वो 2 से 5 साल का ये टेनर है, और इस 2 से 5 साल के दरमियान जो ग्रेस पीरियड है वो शामिल होगा। अच्छा, ग्रेस पीरियड यानी कि इसमें जो ग्रेस पीरियड है वो 6 महीने का है, और ये 6 महीने का ग्रेस पीरियड जो है वो शामिल होगा इस 2 से 5 साल के अंदर, और उस पर मार्कअप भी चार्ज किया जाएगा उस 6 महीने में। लोन की टाइप क्या है वो एज़ पर बैंक पॉलिसी, या फिर उसको देखा जाएगा कि जो भी बैंक उसको कंसिडर करेगा उसमें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर दूं तो देखें 4% जो है ना वो इसका रेट है आपका क्लीन लैंडिंग के ऊपर, और 5% जो है वो है सिक्योर्ड लैंडिंग के ऊपर। 4% का रेट है क्लीन लैंडिंग पे और 5% का रेट है आपकी सिक्योर्ड लैंडिंग के ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो 80-20 है मेल्स के लिए, यानी कि 80% आपको बैंक देगा, 20% आपको खुद उसमें मिलाना होगा, ये मर्दों के लिए है। और लेडीज़ के लिए 90% जो है, लेडीज़ और ट्रांसजेंडर्स के लिए 90% तक बैंक देगा और 10% बोरोवर को अपनी तरफ से मिलाना होगा। तो ये दोनों डेट टू इक्विटी रेशो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, इसकी डिसबर्समेंट के लिए जो है देखें ये इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। आप सिक्योरिटी फॉर क्लीन लैंडिंग देख लेते हैं। देखिए, जो 1 लाख से 5 लाख तक रुपए का जो लोन होगा उसके लिए सिर्फ पर्सनल गारंटी चाहिए होगी, ठीक है। और उसके अलावा नेटवर्थ का स्टेटमेंट, यानी कि आपकी नेटवर्थ का स्टेटमेंट, जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, नेटवर्थ ये देखी जाती है कि आपके जो भी एसेट हैं उसमें से आपकी लायबिलिटीज़ को हटा के देखा जाता है आपकी नेटवर्थ कितनी है। खैर, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आपकी सिर्फ पर्सनल गारंटी आपकी चाहिए होगी और आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होंगे 1 लाख से 5 लाख तक रुपए के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं सिक्योरिटी 5 लाख से 10 लाख तक के लिए, क्योंकि ये भी क्लीन लैंडिंग है, मैंने क्लीन लैंडिंग बता दी थी, 1 लाख से 10 लाख तक है। तो इसके अंदर एक तो आपकी पर्सनल गारंटी चाहिए होगी, उसके अलावा एक थर्ड पार्टी गारंटर भी चाहिए होगा, ठीक है। और ओवरऑल नेटवर्थ आपकी जो है वो देख ली जाएगी। जो थर्ड पार्टी गारंटी देगा वो भी पाकिस्तान का रेजिडेंट होना चाहिए, NIC उसके पास होना चाहिए, और 55 साल से ज़्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, और उसकी CIB रिपोर्ट भी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक ऑप्शन उन्होंने और दिया है कि ये जो थर्ड पार्टी आपका गारंटर है वो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर भी हो सकता है, BS10 उसका ग्रेड होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन है उसके लिए। देखिए, उसमें सीधा सीधा जो भी एसेट है उसको मॉर्गेज किया जाएगा, आपके एसेट को मॉर्गेज किया जाएगा। उसकी एसेट की डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका कोई रेजिडेंशियल घर है या कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ियां हैं आपके पास, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एसेट में कंसीडर की जाएंगी और उनको मॉर्गेज किया जाएगा आपको लोन देने के लिए, जो कि बैंक के लिए एक्सेप्टेबल हो ऐसे एसेट, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है वो ख़ास तौर पे जो लोन ले रहा है उसके नाम पर होनी चाहिए, या फिर उसके किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पर होनी चाहिए, और यानी कि प्रोप्राइटर हो गया या पार्टनर हो गया। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी लीगल डिवीज़न के जो भी चार्ज हैं और सब चीज़ें हैं वो बोरोवर यानी कि जो लोन ले रहा है उसको ही बेयर करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस मैंने आपको बता दी थी 2,000 रुपये। उसके अलावा जो कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जो भी एक्चुअल चार्ज होंगे वो होंगे, इंश्योरेंस का जो भी एक्चुअल रेट होगा वो होगा। बैलून पेमेंट की इसमें नील उन्होंने लिखी, यानी कि ऐसी कोई बैलून पेमेंट इसमें नहीं होगी। उसके अलावा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के चार्जेस हैं। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि देखें, अगर मिसाल के तौर पे कोई पेमेंट देने में लेट कर रहा है, नहीं दे रहा, बाद में दे रहा है, यानी डिले कर रहा है, तो उसका उन्होंने फार्मूला बता दिया है कि 1 रुपया हर 1000 रुपये के ऊपर हर दिन चार्ज किया जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 10,000 का लोन लिया है तो इसके अंदर 10 1 हज़ार है, ठीक है। हर 1,000 के ऊपर 1 रुपया, तो यानी कि 10 रुपये, 10,000 के लिए 10 रुपये पर डे।
तो इस लिहाज से वो आपका जो भी आप डिले करेंगे वो चार्जेस इसके ऊपर लगते चले जाएंगे। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी जो है वो सुनिएगा। इंस्ट्रक्शंस ये कह रहे हैं कि देखें, जब भी आप ये एप्लीकेशन जमा करने जाएं तो स्कैन कॉपीज़ और तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए इन चीज़ों की। आपकी तस्वीर कंप्लीट फेस के साथ, फ्रंट साइड NIC, बैक साइड NIC, उसके अलावा आपके लेटेस्ट एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट उन सब की आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, लाइसेंस की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और आपके जितने भी सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं लोन के अगेंस्ट में उनकी भी कॉपी होनी चाहिए आपके पास स्कैन। अच्छा, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी है कि ये अपने पास लाजमी रखिएगा जब आप एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपका NTN नंबर अगर नहीं है तो बनवा लें। उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसकी उस पर जो ऑफिशियल एड्रेस है वो, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपकी गाड़ी का वो, उसके अलावा आपका अगर नया बिज़नेस है तो मंथली बिज़नेस की इनकम, उसके बिज़नेस के एक्सपेंसेस, यानी कि उसका पूरा प्लान, उसका इनकम स्टेटमेंट जो भी आपने बनाया, प्रोजेक्शंस वगैरह, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है तो उसकी इनकम, एक्सपेंसेस और जितने भी उसके आपकी प्रोजेक्शंस वगैरह हैं वो आपके पास होनी चाहिए। नाम, NIC नंबर, मोबाइल नंबर्स, 2 रेफरेंसेस अदर देन ब्लड रिलेटिव्स, यानी कि ब्लड रिलेटिव्स के अलावा 2 रेफरेंसेस की मालूमात आपके पास भी होनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो इसमें कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे ये कह रहे हैं। और अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा भर के सेव कर सकते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा भर के सेव कर सकते हैं, लेकिन सबमिट मत कीजिएगा। आप सेव बार बार करेंगे तो उसको खोल के फिर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा सबमिट कर दिए तो निकल जाएगा हाथ से, फिर उसमें चेंजेस नहीं हो सकेंगी। अच्छा, इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपने अपने पास रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जब आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी तो आपको बैंक ऑफ पंजाब जाके 2000 रुपये जो इसकी एप्लीकेंट की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो जमा करानी होगी। इसके अलावा कुछ लिंक और इसके बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस के नेटवर्क का लिंक और उस जो भी रजिस्ट्रेशन के लिंक है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। आप वहाँ पे जाके उससे इसको देख सकते हैं और इस पर अप्रोच कर सकते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो एक SMS आपके पास आएगा और वो SMS के को एज अ प्रूफ लेके आप बैंक में जाके पैसे जमा करा सकते हैं। अच्छा, अगर आप दोबारा एप्लीकेशन जमा कराना चाहते हैं फ्रेश, तो जब तक पुरानी वाली रिजेक्ट नहीं होगी आप नई एप्लीकेशन जमा नहीं कर सकते। अच्छा, एक लिंक और शेयर है यहाँ पे रोज़गार के हवाले से, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट हैं, यानी कि नेटवर्थ स्टेटमेंट हो गया, थर्ड पार्टी का नेटवर्थ स्टेटमेंट हो गया, डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन, गारंटी लेटर वगैरह हो गई, प्रोजेक्शंस हो गई, फिजिबिलिटी, बिजनेस प्लान, इन सब के फॉर्मेट्स के लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उस लिंक से आप इन सब के फॉर्मेट देख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको दे दी है। इससे रिलेटेड जो भी आपका सवाल है आप वो मुझसे कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और लाजमी दूसरों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए और उसके बदले में आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।